आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं नेहरू युवा केंद्र संगठन के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तेजस्वर सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू बहुत बहुत नमस्कार। आपको मैं बता दूं, ये आर्टिस्ट भी है, राइटर भी है और यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर भी है। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपका जो ये नेहरू युवा केंद्र संगठन है, ये किस तरह से काम करता है और आपका किस तरह का कार्य यहाँ पर रहता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन बेसिकली यूथ के लिए काम करता है, युवा के लिए काम करता है। जैसे आपको हमारे टाइटल में दिख रहा होगा नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंडर आता है। तो यूथ पे ज़्यादा काम होता है हमारा, जितना भी ग्राउंड पे काम होता है यूथ को एनहेंस करने के लिए, यूथ को एक्नॉलेज करने के लिए, यूथ को एंकरेज करने के लिए कि कैसे सोसाइटी में हम भागीदार बन सकते हैं, कैसी सोसाइटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने कर्म से। जी, यूथ की अगर बात की जाए तो आज का यूथ जो है भटका हुआ है, हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे केसेस जो हमने ऐसे देखे हैं, सुसाइड केसेस होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अपने परिवारों को जो है भुगतना पड़ता है अपने बच्चों की हरकतों को लेकर। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो मैं इनकी बात बता दूं कि इनका 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें इन्होंने अपनी एक बाजू खो दी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, लोगों की थोड़ी सी चोट भी लग जाती है तो वो निराश हो जाते हैं और डिमोटिवेशन जोन में आ जाती है कि वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको बता दें कि अपना हाथ खोने के बाद इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और इस ड्यूटी के तक यहाँ पर ये पहुँचे और यहाँ पर कार्य भी कर रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये हादसा हुआ और किस तरह का, जो मैं कहूँगी उस समय इतना बड़ा जो मुश्किल कार्य आपके लिए रहा और इतने ऊपर उठकर आपने यहाँ पर आने का सोचा, मोटिवेशन कहाँ से मिली? हादसा मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जो मेरी गाड़ी है वो नाले में गिर गई थी। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद से आगे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था। इन्फेक्शन के तहत फिर डॉक्टर को कैसे न किस तरह मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ निकालना पड़ा। तो उसके बाद जैसे ही मैं ठीक हुआ, ठीक होने की कोशिश में था, ट्रॉमा में भी था, बहुत दिन ट्रॉमा में भी रहा, परेशान भी रहा, बहुत गलत ख्याल भी आए अपने ज़िंदगी को लेकर। पर 2 ही चीज़ थी, या तो मुझे खड़ा होके कुछ ना कुछ करना है, अपना काम करना है, नौकरी करनी है, या ऐसे ही पड़े रहना है, या उस राह पे चले जाना है जहाँ पर बहुत लोग चले गए हैं, अपनी ज़िंदगी को खो दिया उन लोगों ने। तो उसी तरीके फिर मैंने अपने आप को बूस्ट अप किया, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से दिल्ली में थिएटर करता हूँ। अंतराल थिएटर ग्रुप हैं, मेरे गुरु हैं फहद खान, अकबर आजम कादरी, उनके साथ में थिएटर करता आया हूँ। तो उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, दोस्तों का बहुत साथ रहा मेरे मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मेरे परिवार का, सबसे पहले परिवार का और फिर दोस्तों का, यहाँ तक पहुँचाने में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया उन लोगों ने। और कोशिश करी, फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम्स फिल करने शुरू करे, एग्ज़ाम देने शुरू करे। 30, 35, 40 एग्ज़ाम देते ही चला गया जब तक सफलता हासिल नहीं आई। तो किसी न किसी तरह करके फिर मेरे 3-4 एग्ज़ाम क्लियर हुए। उनमें से एक नेहरू युवा केंद्र संगठन का भी था। तो फिर मैंने इस साल यहाँ पे ज्वाइन किया। अकेले आप रहते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं सारा कुछ? क्योंकि कहीं ना कहीं जब दोनों हाथ आपके होते हैं तब भी हम आलस करते हैं किसी भी काम को करने में, लेकिन एक हाथ के साथ चलना, अपनी ताकत उसी को बना लेना। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? क्योंकि कई सारे युवा जो है, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बोला कि सुसाइड करने लग जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ उनको नहीं मिलती, क्योंकि आज के टाइम के जो बच्चे हैं ना, उनको जो चीज़ नहीं मिलती है तो वो उसको ज़िद पकड़ लेते हैं और अगर ज़िद पूरी नहीं होती तो कुछ ना कुछ अपने साथ गलत कर देते हैं। क्या एक मोटिवेशन उन्हें देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन सिर्फ अपने आप से आदमी ले सकता है, अपने आप से ले सकता है, अपने परिवार को देख के ले सकता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कृत्य में दक्षिणे हस्ते जीव में सब व्याय थे, कि हे अर्जुन, अगर तेरी कार्य सीधे हाथ में है तो तेरी सफलता उल्टे हाथ में आएगी। मेरा तो एक ही हाथ है, तो मेरा कार्य भी एक ही हाथ में है, सफलता भी एक ही हाथ में है। और जैसा एक बाल कवि बैरागी का एक शेर भी है कि अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो सिर्फ एक जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। जी। तो सिर्फ अपने आप से अगर आदमी चाहे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है। मेरा एक हाथ है, मैं अकेला रहता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो 2 हाथ का व्यक्ति कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। हर चीज़ मैं करता हूँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपका जब ये हादसा हुआ उसके बाद से आपने लिखना भी शुरू किया, तो लिखने के भाव कहाँ से आपके अंदर आए? लिखने का भाव यही था कि विचार अंदर थे, विचार बहुत थे अंदर, क्योंकि पढ़ता रहता था, विचार बहुत थे। तो मुझे यही लगा कि विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन सिर्फ लिखना है। और मेरा ये मानना है कि ये बोला जाता है ना इतिहास में, कि इतिहास सूरत से नहीं शब्दों से देखा जाता है। तो मैंने इसलिए लिखना शुरू किया
और अभी भी लिख रहा हूँ, अभी तो नौसिखिया हूँ मैं। जब तो आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद इस ट्रॉमे से बाहर आने के लिए कितना समय आपको लगा था? समय बहुत ज़्यादा नहीं लगा, समय 5 से 6 महीने लगा। ट्रॉमा तो ऐसा है ना, कभी कभी चीज़ें हैवी हो जाती हैं, कभी टेंस होता है, कभी कुछ होता है, तो कभी कभी चीज़ें दिमागी तौर पर संतुलन खराब हो जाता है, पर उसका भी समाधान अपने पास ही होता है। अपने मन को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, जितना स्थिर रखोगे, जितना मेडिटेशन करोगे और सोचोगे कि पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मकता जितनी ही मन में बैठा ली जाएगी, उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा व्यक्ति को। जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में जो है नेगेटिव थॉट्स जो आने शुरू हो जाते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हम आगे पीछे जो आपके आसपास के लोग होते हैं वही आपको दे पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पॉजिटिविटी जो है वो इंसान के अंदर नहीं आ पाती, जिससे चलते वो कुछ और करने बैठ जाता है। इसका समाधान सिर्फ यही है कि जितना आपके अंदर दृढ़ संकल्प रहेगा, जितनी डिटर्मिनेशन रहेगी, जितने सपनों को पाने की चाह रहेगी, सपनों के लिए आदमी ज़िंदा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर मोटिवेशन कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाती है। जैसे मेरे साथ था, मुझे एक्टर बनना था, ये मेरा बहुत पुराना सपना था, बचपन का सपना था एक्टर बनना है। पर एक हाथ खोने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए अब स्पेस कम हो गया है, अब मैं उस वाली फील्ड में बहुत ज़्यादा जा नहीं सकता, काम कर नहीं सकता। पर उसके अलावा भी तो बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। उसके अलावा नौकरी कर सकता हूँ मैं, थिएटर कभी भी मैंने नहीं छोड़ा, आज तक भी मैं थिएटर करता हूँ। अगर मैं कलम से नहीं लिख पाता तो मैं फ़ोन में लिखता हूँ। जो भी मैं 1-2 कविताएं लिखी हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं वो फ़ोन में लिख लेता हूँ मैं। इस हादसे के बाद आपने जो पहली कविता लिखना शुरू की ना, जो शब्द आपने लिखना शुरू किए थे वो क्या थे? जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैंने कविता नहीं लिखी थी, सबसे पहले मैंने कहानी लिखी थी, एक छोटे बच्चे की कहानी लिखी थी, जो कि जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली का रहने वाला हूँ मैं। एक छोटे बच्चे की मैंने कहानी लिखी थी कि एक छोटा बच्चा कहीं खेल रहा है और आगे रास्ता बंद है, तो जबकि उसको किसी ने ये नहीं बताया कि सब लोगों को बताना कि आगे रास्ता बंद है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है, पर उसने एक ठान रखा है अपने, जो वो खेल रहा है, उसने बॉल ले रखी है, बैट ले रखा है, वो ऐसे ही खेल रहा है। पर उसने जब भी ये संकल्प अपने मन में रख रखा है कि भाई कोई भी इस रास्ते से जाएगा उसे मुझे रोकना है। वो जो भी जाता है उससे कहता है कि अंकल रास्ता बंद है आगे, भैया रास्ता बंद है आगे। मैंने उसको एक दिन देखा, मैंने देखा कि यार ये बच्चा रोज़ बोलता है इस रास्ते पर जाके देखा तो सच में सामने जो एक दीवार थी जो पहले टूटी हुई थी, लोगों ने शॉर्टकट बना रखा था वो जाने का, वो दीवार पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मुझे उस दिन से ये लगा कि इस बच्चे को किसी ने नहीं बताया कि किसी को सही रास्ता दिखाना है, पर उसने खुद अपना संकल्प अपने आप धारण कर लिया है। यही मेरा मोटिवेशन है कि अपना रास्ता सही रखना है हमेशा और आगे बढ़ते रहना है। अब जिस तरह से आपका सपना था कि आप मतलब कि आप सपना क्या था, जिस तरह से आप बोले बचपन से आप इस आर्टिस्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी आप लगातार अभी तक भी जुड़े हैं, अब आपने लिखना भी शुरू हुआ। क्या लगता है जब इस ज़िंदगी में हादसे होते हैं उसके बाद कितना बड़ा बदलाव आ जाता है? आपने सोचा था कभी आप लिखना शुरू करेंगे? बदलाव बहुत बड़ा आ जाता है। बदलाव मेरे साथ बहुत बड़ा, फिज़िकली मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद मैं करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, पर मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ, नहीं करने ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की। हाँ, लिखने का ये है कि कुछ चीज़ें मैंने 1-2 बार पहले भी ट्राई करी थी, पर इतना ज़्यादा रिदम में मैं लिखता नहीं था, इतना ज़्यादा मैं सोचता नहीं था कि यार लिखना भी मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे कई बार कहा, मेरे गुरु ने भी कहा कि अगर पढ़ते हो तो लिखना भी शुरू करो। पर जैसे ही फिर मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया। इसलिए मैं लिखता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाली वक्त होता है और मैं शोर में लिखता हूँ। मैक्सिमम मेरा एक चीज़ होती है कि मैं शांति में लिख नहीं पाता, शोर में बैठा होता हूँ, कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली, किसी इंसान को ऑब्ज़र्व कर लिया या कोई थॉट आ गया पुराना, उस चीज़ पे लिखना शुरू कर दिया। जैसा भी लिखा, अच्छा लिखा, गंदा लिखा, इस चीज़ से कुछ नहीं, पर लिख दिया और लिखने के बाद उसको किसी को दिखा दिया, पोस्ट कर दिया, जिससे अपने अंदर सुकून आ जाता है। आपने कहा कि इस हादसे के बाद आपने कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिए क्रैक करने के लिए कि मेरी कोई भी जो है जॉब लग जाए जिससे मैं अपने अर्निंग जो सोर्स है वो हो सके। कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि आपने बोला कि मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए हैं। आज का जो युवा है वो एक बार एग्ज़ाम देता, 2 बार देता, जब नहीं सक्सेस हो पाता है तो उसके बाद वो निराश हो जाता है और उसको छोड़ के अलग फील्ड में आने शुरू हो जाता है। क्या आपने इसी फील्ड के लिए सोचा था या कुछ और भी सोचा था आपने? नहीं, मैंने सिर्फ नौकरी के बारे में सोचा था, और नौकरी कैसी भी मिल जाती, क्योंकि नौकरी के लिए मैंने हर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है। कम से कम मैंने 35 से 40 एग्ज़ाम दिए और देता ही चला गया। मुझे इतना पता था कि 2 या 4 या 5 एग्ज़ाम देने से काम नहीं चलेगा, और
इसीलिए मैंने फिर जो भी मेरे सामने फॉर्म आता है, जो भी मैं चीज़ देखता, कोई बताता कि यहाँ फॉर्म निकले हुए हैं, बैंक में निकले हुए हैं, रेलवे में निकले हुए हैं, या मिनिस्ट्री में निकले हुए हैं, SSC के, किसी के भी, मैंने वो एग्ज़ाम भरे, मैं भरता चला गया एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम देता चला गया। असफलताएँ मिली, शुरू में बहुत असफलताएँ मिली। कई एग्ज़ाम्स में ऐसा भी रहा कि 1 या 2 नंबर से भी रह गया, पर फिर भी ये नहीं रहा था कि अब नहीं, अब कुछ और कर लेते हैं, बिज़नेस कर लेते, नहीं, ये था कि नौकरी करनी है अब सिर्फ, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करनी है। तो ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये युवाओं पर ही काम करती है, कई जी। सारे युवाओं को जो है बेनिफिट्स भी इस केंद्र द्वारा जो मिले गए हैं। क्या कहना चाहिए, खुद एक युवा होने के नाते दूसरे युवाओं को क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने भविष्य को लेकर हुआ, अपने माता पिता को लेकर, सबसे पहले भगवान से पहले माता पिता हैं। अगर माता पिता को देखो तो उनके सपनों को पूरा करो। पहले ये है कि अपने सपने बनाओ, उनसे बात करो, जो चीज़ें आपको करनी है, जिस भी फील्ड में जाना है, जिस चीज़ का करने का मन है, जिससे खुशी मिलती है, उस चीज़ को करो हमेशा के लिए। और हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और जितना हो सके दूसरों का, ये है ना कि कहते हैं ना कि भाई अगर जितना कर भला तो हो भला, जितना लोगों की मदद करोगे उतना वो वापस आती है, वो चीज़ें आती हैं। अपने पैशन को भी आप साथ लेके चल रहे हैं, और इस डिपार्टमेंट में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी है। किस तरह का कार्य अब आपका यहाँ पर है, और कितनी आसानी से आप वो कार्य कर लेते हैं? नहीं, मैं सब काम आसानी से ही कर लेता हूँ। शुरू में ये था कि भाई थोड़ा सा ये भी था कि भाई एक साथ कैसे काम करूँगा, पर धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर पे भी और माउस पे भी, क्योंकि मेरा एक हाथ है तो एक हाथ से माउस और एक हाथ से कीबोर्ड मेरे को मैनेज करना पड़ता है, पर कर लेता। भाई ये है थोड़ा सा डिफरेंस, सिर्फ इतना है कि कोई भी आदमी अगर इस काम को 10 मिनट में करता है तो मैं 12 से 13 मिनट लगाता हूँ उस चीज़ को करने में। पर रिदम है, अगर रिदम से काम करना शुरू होता है तो मैं कर लेता हूँ, सब चीज़ में कर लेता हूँ। थोड़ा सा वक्त का है, और वक्त है हमारे पास। महात्मा गांधी के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। काम थोड़ा सा 2 या 4 मिनट डिले हो जाएगा, पर एक्यूरेसी से और ठीक काम होता है। तो इस संगठन में किस तरह से युवाओं तक आप स्कीम्स पहुंचाते हैं, या क्या कुछ काम किया जाता है? युवाओं तक जितनी भी हमारे, जैसे अभी कोविड के दौरान जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे यहाँ पे वॉलंटियर्स रिक्रूट होते हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू के अंदर हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिस हैं, इंक्लूडिंग लद्दाख, जिसमें कारगिल और लेह के अंदर भी हमारे ऑफिस हैं, जिसमें कोविड के दौरान युवाओं ने बहुत ज़्यादा काम किया। ग्राउंड पे जाके वैक्सीनेशन, लोगों को अवेयरनेस, जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में उन लोगों को बताया कि कोविड में ऐसा मास्क लगाना चाहिए, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा किए, लोगों को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैनेज करनी है। गाँव में जाके, जहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं अनएजुकेटेड हैं लोग, उनको ज़्यादा पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो उन लोगों को जाके ग्राउंड पे जाके बताया कि भाई इससे ऐसे बचाव हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकता है, मास्क लगाने से हो सकता है, सैनिटाइज करने से हो सकता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में ना आने से हो सकता है, सिर्फ दूर से बात करने से आप लोग ठीक रह सकते हैं। वैक्सीनेशन, फिर उसके बाद जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुई देश में, उसके बाद वैक्सीनेशन जाके शुरू करी लोगों ने। के अलावा भी कई सारे कार्य जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन करता जी है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, जैसे कैच द रेन प्रोजेक्ट था, अब भी चल रहा है कैच द रेन प्रोजेक्ट, कि जैसे भी हम वाटर को कैसे कंज्यूम करें, जो हमारा बारिश का पानी है उसको कैसे यूज़ में ला सकते हैं हम, कि वो वेस्ट ना हो, वो सिर्फ नाली नदी में बह के न चला जाए, वो कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। अपने घर में टब रख सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उस पानी को हम पौधे में दे सकते हैं, अपने गार्डन में दे सकते हैं। ऐसे एक प्रोजेक्ट का नाम है कैच द रेन, वो करके। और स्वच्छता के ऊपर भी कई सारे जो है इश्यूज़ पे आप काम करते हैं। युवाओं के लिए क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से रहेगा हमारे इस प्रोग्राम में? मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि काम करो और स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, जितना हो सके लोगों के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो और अपने लिए काम करो। अपने माता पिता को अपने ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके काम करो, व्यस्त रहो। जितना व्यस्त रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, उतने ही गलत विचार, जितने भी इस दुनिया में गलत विचार हैं, उतने ही गलत विचार नहीं आएंगे हमारे पास। जी, तो हमारे इस प्रोग्राम के अंतिम में कई सारे आपने अभी तक जो कविताएं भी लिखी हैं और शब्द भी लिखे हैं, तो एक सोशली मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपनी कविता के तौर से? कविता मैंने सिर्फ एक थोड़े दिन पहले कविता लिखी थी, और वो थोड़ी इमोशनल भी है, क्योंकि मैं अपनी माँ को याद कर रहा था एक दिन रात को। तो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को एक लाइन दी थी बैठे बैठे की, तो उसी लाइन पे फिर मैंने एक कविता लिखी। वो कविता ऐसे है कि उस कविता का टाइटल है छुपा कर रखना। छुपा कर रखना,
कोई राज हो, लम्हा हो या उसकी कोई याद हो, छुपा कर रखना। एक नया शहर हो, उसमें तन्हाई हो, आंखों के नीचे झाई हो, छुपा कर रखना। माँ की याद हो, आंसुओं में कटती रात हो, धीमी बरसात हो, सुबह जल्दी उठने का प्रयास हो, छुपा कर रखना। घर जाने की आस हो, परेशानियों का लिबास हो, धड़कन से गुफ्तगू में उलझी सांस हो, छुपा कर रखना। दबे पैरों की आहट हो, गर्मी में छाँव की राहत हो, फ़ोन पर मैसेज भेजने की चाहत हो, छुपा कर रखना। किसी अपने से करने वाला हिसाब हो, किसी अपने से करने वाला हिसाब हो, खतों से भरी पुरानी किताब हो, ख्वाबों के नशे का सबाब हो, छुपा कर रखना। परिवार की बात हो, अपनी जेब की औकात हो, इश्क की शुरुआत हो, बुरे हालात हो, छुपा कर रखना। चुपके से की गई शरारत हो, मोहब्बत में मांगी हुई इबादत हो, कोरोना में शरीर में होती हरारत हो, छुपा कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हम आज के युवाओं की बात करते हैं जो निराश हो जाते हैं, हमारी कोशिश रही कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि हमारे पास जब कुछ विकल्प नहीं रह जाता तो हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं और अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम ना कहीं किसी न किसी गलत राह की ओर बढ़ जाते हैं। मैंने आपको एक मोटिवेशन दिखाया कि किस तरह से इनके अंदर मोटिवेशन आए और आज किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि आप हिम्मत हार चुके हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी हिम्मत बढ़ाइए और आगे बढ़ते चलिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बाडू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।